गुड मॉर्निंग सर। आज 28 जून 2024 और आज जो मैं टॉपिक टॉपिक लीगल टॉपिक फ्लोट करूंगा, मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि कोई मेरे से डिसएग्री नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई लॉ का एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ज़्यादा कोई जानता नहीं, ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है। मेरा जो कुछ भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ बोलूँगा कहूँगा, जो मैं फ्लोट करूँगा प्रॉब्लम, जो बात, वो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड, लीगल एक्सपीरियंस बेस्ड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड, कोर्ट के एक्सपीरियंस बेस्ड। आज 37 साल हो गए मुझे इस कोर्ट में, इंडियन कोर्ट्स में काम करते हुए एज ए लॉयर, और 10,000 से ज़्यादा केसेस मैंने कंडक्ट करे होंगे। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी स्टेट की किसी न किसी कोर्ट में मैं ज़रूर अपीयर हुआ हूँ। बेसिकली तो पंजाब में, लेकिन अदरवाइज ऑफ एंड ऑन बाकी स्टेट्स की कोर्ट में भी मैं अपीयर हुआ हूँ, बोर्ड्स में अपीयर हुआ हूँ, एनसीएलटी में अपीयर हुआ हूँ। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे आपसे ये एक बात शेयर करने वाला हूँ, जो रिलेटेड है जस्टिस, डिस्पोजल और नए लॉ के साथ। अब जो लॉ फ्रेम होते हैं जितने भी, ये बेसिकली कॉमन पीपल लॉ, मेजॉरिटी पीपल लॉ होते हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ पीपल को जो लॉ टच करे, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके रिलीफ्स को कंसिडर करके ये सारे लॉ फ्रेम होते हैं। इसलिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो कौन से लोग हैं जो बेसिकली कोर्ट्स में आते हैं। मेरा ये मानना है कि फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल से लेके चलूंगा कि हम मान लेते हैं कोई भी 10 लाख वाली पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे इंडिया की, उसमें 30 से 40 कोर्ट्स होती होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर सब डिवीजन लेवल पे मान लें तो और बढ़ जाएंगे, लेकिन आप एक रफ ले लीजिए कि 30 to 40 कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होती होंगी नॉर्मली, ये कोर्ट्स। तो 440 कोर्ट्स होंगी और रफली 100 केसेस एक कोर्ट में हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। तो 4,000 केस एक डिस्ट्रिक्ट जिसकी 10 लाख पॉपुलेशन होती होगी, उसमें रोज टेकअप होती होगी। तो अगर ये 10,000 चार हजार केस रोज टेकअप होते हैं, तो महीने के हो गए 1,20,000। मान लेते हैं कि इसमें 1/3 रेपिटेशन हो गई कि किसी केस का 2 बार 3 बार एक महीने में लग गया, तो 1/3 मैं उसमें से डिडक्ट कर देता हूँ, तो 80,000 केसेस एक डिस्ट्रिक्ट में 10 lakhs वाली में नॉर्मली ऑन एवरेज, फॉर एन एग्जाम्पल, टेकअप हुए। इन 40 में तब 33% तो समझो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक डिसऑनेस्ट के चले गए, 20-25% चले गए मेट्रामोनियल केसेस, तो 60% ही चले गए। 20% मान लीजिए स्टेट केस है, और 20% और सिविल मैटर्स है, और छोटे मोटे पैटी क्रिमिनल डिस्प्यूट्स है जो लोग कंप्लेंट्स इस्तगासा के साथ करते हैं। एक रफ ब्रॉडर एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट केसेस की एलोकेशंस नॉर्मली हर कोर्ट में होती है। अब देखना है कि कौन से लोग कोर्ट में आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जो मैंने देखा इन 37 साल में, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनके केसेस ऑलमोस्ट 90% होते होंगे। चाहे वो उनके फैमिली डिस्प्यूट्स हों, पार्टीशन डिस्प्यूट्स हों, इनहेरिटेंस विरासत के डिस्प्यूट हों, चाहे किसी से पैसे लेने हो, चाहे चाहे चेक डिसऑनर हो, चाहे किसी को पैसे देने हो, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, और कोई गवर्नमेंट के साथ हो गए, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हो गए कि ज़मीन खरीदी और रजिस्ट्री नहीं करा रहा, या ज़मीन बेची और रजिस्ट्री नहीं करा रहा।
सेल डीड नहीं करवा रहा। तो इस तरह की ये मैटर्स जो है, ये 90% लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के, 10% केसेस भी नहीं होंगे जो हायर मिडिल क्लासेस को टच करते हो। तो बेसिकली ये लॉ बनना चाहिए कि इन 90% को, जो इफेक्टेड, जो कोर्ट में आते हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए। अब आजकल सब कोर्ट्स का जोर है डिस्पोजल, जस्टिस की सेकेंडरी हो गया। कोर्ट ऑलरेडी डिस्पोजल की तरफ भाग रही है, जस्टिस सेकेंडरी हो गया है, ऊपर से ये नया लॉ आ गया। अब ये नया लॉ कैसे इफेक्ट करेगा और ऑलरेडी क्या हो रहा है। अब क्या है कि पहले हमें ये समझना होगा कि जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनका स्टैंडर्ड या स्टेटस क्या है, या उनके डेली रूटीन क्या है। जब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमें नहीं समझ कर पाएंगे। मान लीजिए एक दुकानदार है, फॉर एन एग्जाम्पल, दुकानदार ने दुकान भी खोलनी है, शाम को बंद भी करनी है, माल भी खरीदना है, माल भी बेचना है, हिसाब भी करना है, इनकम टैक्स के पास भी जाना है, जीएसटी की रिटर्न्स भी भरनी है, उसके बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, स्कूल से लाना भी है, और डॉक्टर के पास भी अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर के पास भी जाना है। और इस तरह के जो पैटी वर्क्स एक सिंगल यूनिट फैमिली, हस्बैंड वाइफ, दो बच्चों के साथ है, ये उसको करने पड़ते हैं। तो इन सब डिस्प्यूट्स, इन सब जो उसकी रूटीन, डेली रूटीन है, इसके बाद उसको कोर्ट में भी जाना है, उसको शाम को लॉयर के पास भी जाना है, उसको ब्रीफ भी करना है, टाइप भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए है उसकी लिविंगहुड, कमाई। तो सबसे पहले वो जोर देगा अपने दुकान पे या अपने कमाई पे। सेकंड, अब आप ले लीजिए बिजनेसमैन, उनका भी ऑलमोस्ट सेम यही रूटीन होगा। थर्डली आप ले लीजिए जॉब करने वाले, जो पैटी जॉब करते, 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी वाले, 25,000 सैलरी वाले, उनका भी तकरीबन यही रूटीन है। लेकिन हो सकता है कि उनको हर वक्त उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग छुट्टी नहीं मिलती। तो लॉ को ये पहले देखना पड़ेगा, लॉ एजेंसीज को पहले देखना पड़ेगा, कोर्ट्स को पहले ये देखना पड़ेगा, जो ये 90% लोग आ रहे हैं, ये किस रूटीन से आ रहे हैं, उन पे मैं कितना प्रेशर डाल सकती हूँ, या मुझे कितना प्रेशर डालना चाहिए कि जिसमें कोर्ट का काम भी चले और उनका भी लिविंगहुड डिस्टर्ब ना हो। अब मान लीजिए कि कोई केस एविडेंस पे है, एविडेंस ले लेते, एग्जाम्पल की बात करो, एविडेंस पे है, कोर्ट को डिस्पोजल की बात, अर्जेंसी है, उसका केस पुराना हो गया है, उस पर रेड मार्क लग गया है, समाधान में चला गया है, उसको अर्जेंसी है, किसी वजह से लेट हो गया, अपीयरेंस की वजह से हो गया, कोई और वजह से हो गया, 2 2.5 साल, 1.5 साल निकल गया, अब एविडेंस पे आ गया। वो पहला दिन मौका देंगे, 15 दिन का, 20 दिन का, कि भैया अपने एविडेंस ले आओ। ये दोनों के साथ हो सकता है, केस करने वालों के साथ भी और केस डिफेंड करने वालों के साथ भी, चाहे वो क्रिमिनल चाहे वो सिविल। भैया अपनी एविडेंस लेके आ जाओ 20 दिन में। अब 20 दिन में उसको टाइम निकालना है इस केस के लिए। हो सकता है कि उसको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, तो उसको गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उसका वहाँ एक प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट लेने का। हो सकता है उसे कोई विटनेस को बुलाना हो, उस विटनेस का रूटीन भी देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ उसे अपना घर भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए वो 20 दिन में नहीं कर पाया, यही प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अगर उसने सब कर भी लिया तो उसके लॉयर के पास भी टाइम होना चाहिए, उसका लॉयर उसको टाइम भी दे, और फिर टाइपिस्ट मिले, फिर वो टाइप हो, फिर उसको समझाया जाए। तो ये चीज़ यहीं कहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होके वो 20 दिन में कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट से बोलता है कि सर नहीं हो पाया। एक एडजमेंट कोर्ट ने 15 दिन के दे दी, 10 दिन के दे दी, सेकंड एडजमेंट, थर्ड एडजमेंट आ गई हफ्ते की विद कॉस्ट,
और फोर्थ एडजमेंट में वो डिफेंस क्लोज या एक्स पार्टी या डिसमिस, नॉन प्रोसिक्यूशन। तो जस्टिस हो गया, कोर्ट का केस खत्म हो गया। अगर वो प्लेंटिव था तो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गया, तो केस खत्म, फाइल बंद, जस्टिस। अगर वो डिफेंडेंट था या दूसरी तरफ था तो एक्स पार्टी हो गया या डिफेंस क्लोज होगी, स्टक अप हो गई, तो भी वो अपना केस पुटअप नहीं कर पाया, अपने एविडेंस पुटअप नहीं कर पाया, तो इंसाफ हो गया। अगर हम इसको इंसाफ कहेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को हम कोर्ट में रिलीफ के लिए बुलाते हैं, उन कोर्ट्स के बेसिक्स को अंडरस्टैंड, उन लोगों के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उनको ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपना सिस्टम देखा कि मेरा डिस्पोजल कब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ आप अपॉर्चुनिटीज देते जाओ, ये ये मैं कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना ही मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल देखना पड़ेगा, कोर्ट को समझना पड़ेगा कि जो कोर्ट का फैसला है वो मेरिट्स पे हो, ना कि टेक्निकलिटीज पे हो। बंदा नहीं आया, एविडेंस नहीं आया, या डॉक्यूमेंट वो नहीं ला पाया, उसको एक अर्जेंटमेंट चाहिए। अगर इन चीज़ों पे हम केसों को उड़ाएंगे या इन चीज़ों पे हम फैसले करेंगे तो ये डिसीजन ऑन मेरिट्स कभी भी नहीं होंगे, तो ये जस्टिस नहीं हुआ, ना ही इसको हम जस्टिस कह सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ स्पीडी ट्रायल हम जस्टिस को मारे चले जा रहे हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक गरीब आदमी है, उसकी 600 रुपये दिहाड़ी है, डेली वर्कर है, 600 रुपया उसको पर डे मिलता होगा। अगर वो सैलरी में भी है 15, 16, 18, 20 हज़ार की सैलरी में, तो भी ऑलमोस्ट इसी एवरेज पे उसकी आ जाती है, 600, 700, 800 उसकी पर डे अर्निंग है। अब जीएसटी का लॉ आ गया। यूं तो लॉ होना चाहिए कि स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स होना चाहिए, बट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई टूल नहीं है कि जिससे गवर्नमेंट डिफरेंशिएट कर सके कि किस पे जीएसटी लगना चाहिए। खरीदने वाले की बात कर रहा हूँ। अब एक 600 रुपये दिहाड़ी वाला, डेली वेजेस वाला शूज लेने गया, पैंट लेने गया, शर्ट लेने गया, तो उसमें 5% लेकर 28% उसको जीएसटी देना पड़ेगा। उसने साल में एक बार शूज लेना है, एक बार पैंट लेनी है, एक बार शर्ट लेनी है, लेकिन उसको बर्डन कितना, वही जो आदमी साल में 10 शूज, 20 पैंट, 50 शर्ट या और कपड़े भी लेता है या और चीज भी खरीदता है, बर्डन दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आके हम इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट जो है इक्वलिटी का, यहाँ सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट इसका कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती कि जो एक बूट खरीदेगा उसको जीएसटी नहीं लगेगी, जो एक शूज नहीं लेगा, कपड़े नहीं लेगा, उसको जीएसटी नहीं लगेगी। तो ऐसा वो गवर्नमेंट के पास डिफरेंशिएट करने के लिए भी ऐसा कोई टूल नहीं है। पर फिर क्या है, तो फिर आपको उन 10% को छोड़ना पड़ेगा। उन 10% को पकड़ने के लिए आप 90% को नहीं मार सकते। अगर आप ये समझते हैं कि वो 10% मैंने नहीं छोड़ने, लॉ ने और कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने, तो आप 90% को साथ में आप हैंग कर रहे हैं। तो आपको लॉ वही फ्रेम करना पड़ेगा जो 90% पे लागू होना चाहिए, जो 90% को जस्टिस दे सके। तो पहले जितनी भी लॉ फ्रेमिंग एजेंसीज और कोर्ट, उनको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि जिस आदमी ने हमारे पास एप्लीकेशन, पटिशन, कंप्लेंट दी है, वो एक नॉर्मल नॉमिनल फैमिली का बंदा है। उसको हम, उसकी और भी बहुत काम है, मरने पे भी जाना है, पैदा होने पे भी जाना है, शादी पे भी जाना है, अपनी कमाई भी देखनी है। वो सिर्फ अपने रिलीफ के चक्कर में कोर्ट में नहीं 24 घंटे रह सकता, या 24 घंटे। और ये भी हम
वो उसे एक्सपेक्ट नहीं करे कि भाई तू रिलीफ लेने तू आया या जस्टिस लेने तू आया या डिमांड दे रही है या जरूरत दे रही है तो तेरे को आना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं, हम दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं, जहाँ उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू जस्टिस। तो इसलिए उसको सपना वो काम सारा करना चाहिए जो लॉ में सबको इक्वलिटी के साथ मिले। अब बात ये आती है कि नया लॉ कहाँ डिस्टर्ब करेगा, कहाँ अटैक करेगा। कोर्ट में मैक्सिमम काम रूटीन में होते हैं, इवन पार्लियामेंट में भी मैक्सिमम काम रूटीन में होते हैं। मान लीजिए कि पार्लियामेंट में आज 10 प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हुई है, तो 7, 6, 8 प्रोसीडिंग्स तो शायद टेकअप भी नहीं होती होंगी, नॉर्मल रूटीन में वो थ्रू हो जाती होगी। सिमिलरली कोर्ट में अगर 100 केस हैं तो शायद 50% केसेस नॉर्मल रूटीन में थ्रू हो जाते हैं, और 8-10 एविडेंस के केसों में या आर्गूमेंट्स के केसों में, कंस्टिट्यूशन के केसों में कोर्ट को माइंड अप्लाई करना पड़ता। अब नए लॉ में क्या होगा, मैंने अमेंडमेंट फाइल करनी, अगर सिविल लॉ की बात करते हैं, सॉरी, सिविल लॉ नहीं चेंज हुआ, क्रिमिनल लॉ में आते हैं, हमने एडिशनल एविडेंस की बात, तो वहाँ 311 में आना पड़ेगा, सीआरपीसी 311। यहाँ देखना पड़ेगा, कोर्ट को भी रोज देखना पड़ेगा कि ये प्रोविजन किस प्रोविजन के अंडर है और उसमें किस सेक्शन के अंडर है और उसमें क्या चेंजेस होगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक के जो केस हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक सेपरेट लॉ है, लेकिन उसमें 138 या 141, 42 में डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स हैं। बेसिकली वो जो प्रोसीजर फॉलो करता है 138 वाला भी, वो सीआरपीसी का करता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता BNSS बन गई होगी। तो सीआरपीसी ही फॉलो होती थी, और 33 to 40% केसेस उसमें कोर्ट्स में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों, उसमें भी बार बार अब जाकर देखना पड़ेगा कि नोटिस फ्रेम होना है तो किस सेक्शन में है। अगर 313 के स्टेटमेंट जो पहले सीआरपीसी में होती है अब वो किस जगह पे है, कुछ चेंजेस तो नहीं हो गई, और अगर एडिशनल एविडेंस आना है तो किस जगह पे है, एग्जाम्पशन है तो किस जगह पे है। तो ये सारी चीज़ें एक बार से फिर जज साहब को, वकील को और सुपीरियर कोर्ट को एक बार फिर देखनी पड़ेगी। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, और जस्टिस की फिक्र तो है नहीं किसी को। डिस्पोजेबल डिस्पोजल डिस्पोजल ज़रूर ध्यान में रहेगी। तो ये सारा जो नया लॉ है, ये जस्टिस की कॉस्ट पे डिस्पोजल की तरफ जाएगा, और उसका नुकसान जो हम देख रहे हैं, ये आज की तारीख में हर इंसान सिविल मैटर को, छोटे मैटर को भी कोशिश करता है पुलिस के पास ले जाए, वो घुमा फिरा के उसको एक क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश करता है कि वो पुलिस के पास जाएगा, एफआईआर का प्रेशर डालेंगे, या पुलिस 2 घंटे बिठाएगी, या पुलिस का डर होगा तो ये मेरी बात मान जाएगा। तो ये मेरी बात आप चेक कर लें, 80% ऑफ क्लाइंट पब्लिक लोग अपना पहले रिलीफ पुलिस के पास जाके ढूंढने लगे हैं, जुडिशरी से के पास नहीं आना चाहते। वो पहले कोशिश करते हैं कि पुलिस के पास जाए। पुलिस के पास जाने से क्या है कि एक तो पुलिस के पास एविडेंस का या जुडिशियल सिस्टम जैसे सोच नहीं होती। पुलिस में अपनी कंपल्शंस है, पॉलिटिकल कंपल्शंस है और ऑफिशियल कंपल्शंस है। तो पुलिस कभी भी कोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन को लोग अब
पुलिस के पास जाकर अपने लिए रिलीफ ढूंढने लगे हैं। ये मेरी बात मान लीजिए, ये जुडिशरी का सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है। ये जुडिशरी का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। लोगों का विश्वास जुडिशरी से ज़्यादा पुलिस पे चला गया, और वो पुलिस से रिलीफ ढूंढती है, और वहाँ जस्टिस कभी नहीं होगा। जस्टिस अगर मिलेगा तो कोर्ट में मिलेगा, और वो जब मिलेगा जब हर आदमी को प्रॉपरली सुना जाएगा, टाइम दिया जाएगा। 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पर्सनल मेरा जो पर्सनल, कहीं लॉ की बात नहीं कर रहा भाई, मेरा पर्सनल जो व्यू है, कोर्ट का काम पार्टी को थकाना है। कोर्ट जिस दिन पहली बार पार्टी जब पहली बार कोर्ट में आती है तो बहुत अग्रेसिव होती है, लेकिन धीरे 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 वो असेसमेंट करने लगती हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है, या मुझे क्या मिलना चाहिए, या मुझे उसको क्या देना चाहिए। तो फिर वो खुद असेसमेंट करते करते 2-3 साल में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 20 to 25% सिविल मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90%, 95% क्रिमिनल मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जहाँ पर कंपाउंडेबल हो। सिर्फ वही मैटर फंसते हैं जहाँ कंपाउंडेबल नहीं होता। तो जो लॉ फ्रेमिंग एजेंसी हैं, जो कोर्ट है, इन लोगों को पूरा टाइम देना पड़ेगा। और जितना एक लिटिगेंट, एक जितना पार्टी डिजर्व करती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, उसमें अगर कोर्ट के पास टाइम नहीं है तो उसकी गलती नहीं है। अगर कोर्ट की डिस्पोजल नहीं हो रही तो उसकी गलती नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो लोगों का विश्वास इस जुडिशरी से बिल्कुल उठ जाएगा। और मीडिया को भी ये सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में 100 केस ऐसे होंगे जिनका शोर मचा होगा। वो ताज बम वाला, ये बम ब्लास्ट वाला, कोई रेप वाला। तो इस तरह के जो वायरल हो गए केसेस, जो वुमेन वाले हो गए, तो उनका इतना शोर मचा, इतनी ऑर्गेनाइजेशन आया कि 4 महीने 4 साल हो गए ये नहीं हुआ, 8 साल हो गए ये नहीं हुआ, वो कसाब को 10 साल हो गए, उसका केस ही नहीं डिसाइड हुआ। तो ये 100 केसेस देखकर बिल्कुल भी आप लॉ फॉर्म फ्रेम मत करें। ये बिल्कुल मत कहें कि जो जस्टिस डिलेड है वो जस्टिस डिनाइड है। ये बिल्कुल गलत फॉर्मूला है, ये बिल्कुल गलत सेइंग है। जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। कोर्ट का काम जस्टिस देना है। टाइम कितना लगेगा ये कोर्ट का काम नहीं है। ये मैं आपसे इस वीडियो में ये पहला पार्ट डिस्कस करा मैंने कि कौन से लोग कोर्ट में आते हैं, और उनको कंसिडर करके ही लॉ बनना चाहिए। थैंक यू सो मच।